Hello, all of you. Today we will start Unit 3rd Cholinergic Neurotransmitter. Firstly, we discuss the neurotransmitter. Neurotransmitter is made up of two words, neuro and transmitter. Neuro means nerve and transmitter मतलब मैसेंजर. नर्व हमारे पूरे बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होती है. तो ये क्या करते हैं, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट की ओर मैसेज को कन्वे करने का काम करते हैं. एसिटाइलकोलिन इज द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर एट पोस्ट गैंग्लियोनिक साइनेप्सेस ऑफ कोलिनर्जिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग. ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक साइनेप्स में प्रेजेंट होते हैं. किसके, कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग में. अब हम इसकी बायोसिंथेसिस देख लेते हैं. बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन. सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन इज डन बाय कोलिनर्जिक न्यूरॉन. ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग में प्रेजेंट होते हैं. तो इसकी सिंथेसिस कहाँ होगी, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में होगी. और ये दो कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं. कैसे, एसिटाइलकोलिन सिंथेसाइज्ड बाय कोलिन एंड एसिटाइल कोएंजाइम. कोलिन इज सिंथेसाइज्ड इन द लीवर. अब हमें एसिटाइल कोलिन बनाना है तो उसके पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, कोलिन, है ना. तो कोलिन किस में सिंथेसिस होता है, लीवर में. इसमें क्या होता है, इसमें किसकी रिएक्शन होती है, सीरीन और इथेनोलामाइन की जब रिएक्शन होती है तो हमारा कोलिन बनता है. तो पहले हम कोलिन देखेंगे, देन फिर कोलिन से एसिटाइल कोलिन बनाएंगे. तो यहाँ क्या हो रहा है, सीरीन इज कन्वर्टेड टू इथेनोलामाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सीरीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम. डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, सीरीन इथेनोलामाइन में कन्वर्ट हो रहा है. अब यहाँ नाम से ही पता चल रहा है एंजाइम के कि सीरीन में से सीरीन डीकार्बोक्सिलेज मतलब सीरीन में से COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिमूव होना है. ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह के ये यहाँ से रिमूव हो गया. अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, NH2. ठीक है, तो NH2 मतलब इथेन, ये इथेन, OH का OL और अमीन का अमीन. ठीक है, यहाँ पे हो गया ये इथेनोलामाइन. देन इथेनोलामाइन इज कन्वर्टेड टू कोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ S-एडिनोसाइल मैथ्यूनाइन एंजाइम. इथेनोलामाइन S-एडिनोसाइन मैथ्यूनाइन एंजाइम के प्रेजेंस में कोलिन में कन्वर्ट हो जाएगा. ये हमारा कोलिन बन गया. देन कोलिन से अब हमें क्या बनाना है, एसिटाइल कोलिन. एसिटाइल कोलिन बनाने के लिए क्या होगा, कोलिन इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए. ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए की प्रेजेंट में क्या होगा, एसिटाइल कोलिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन. मतलब जो कोलिन ग्रुप है, यहाँ तक हमारा पूरा कोलिन ग्रुप है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा और को एंजाइम है ना, इसका जो को एंजाइम ए है, एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया और को एंजाइम ए ये अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा. ठीक है, ये पूरा एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस थी, ये बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन. देन दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ synthesis, storage, release and breakdown of acetylcholine. ठीक है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करा हुआ है एसिटाइलकोलिन का. इसकी सिंथेसिस बताई है, इसमें स्टोरेज बताया है, इसमें रिलीज भी कैसे हुआ है वो बताया है कि कैसे रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और इसमें इसका कैसे कैटाबॉलिज्म होता है. कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म तीनों में सेम चीज़ होती है, बड़े कंपाउंड का छोटे कंपाउंड में ब्रेकडाउन, है ना. यहाँ क्या हो रहा है, एक्सॉन टर्मिनल है. ठीक है, ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है, प्री साइनेप्टिक. ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, एसिटाइल को एंजाइम में रिएक्ट कर रहा है कोलिन के साथ में. ये क्या है, कोलिन, कोलिन है, CH मतलब कोलिन. ये क्या कर रहा है, इसके साथ में रिएक्ट कर रहा है. तो क्या हो रहा है, को एंजाइम में बाहर जा, यहाँ वापस से माइटोकॉन्ड्रियन में चला जाएगा और ये एसिटाइल कोलिन हमें मिल गया. ठीक है, जब एसिटाइल कोएंजाइम और कोलिन रिएक्ट करेगा तो हमें एसिटाइल कोलिन मिलेगा और कोएंजाइम में फिर से माइटोकॉन्ड्रियन में चला जाएगा.
देन एसिटाइल कोलिन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे स्टोरेज बॉक्स में, इस क्या है साइनेप्टिक वेसिकल्स में आ जाएगा। देन फिर ये यहाँ से रिलीज होगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ये अपने रिसेप्टर के साथ में बाइंड हो जाएगा। ये यहाँ पे ये रिसेप्टर के साथ में बाइंड हो गया। देन फिर उसके बाद में यहाँ पे एसिटाइल कोलिन का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा तो ये क्या होगा, हाइड्रोलिसिस की वजह से एसिटाइल कोलिन क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक कोलिन और एक एसीटेट। ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पे कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेस एंजाइम की प्रेजेंस में, ACHE की प्रेजेंस में ये हाइड्रोलिसिस होगा तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, कोलिन एंड एसीटेट में। ठीक है। देन फिर जब ये डिवाइड हो गया तो फिर ये ब्रेक डाउन हो गया एसिटाइल कोलिन का। देन फिर कोलिन फर्दर वापस से कहाँ चला जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल में जाने के बाद फिर से ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में रिएक्ट करेगा। देन फिर एसिटाइल कोलिन बनेगा। देन फिर स्टोरेज बॉक्स में जाएगा, फिर रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, फिर हाइड्रोलिसिस होगा, फिर दो पार्ट में डिवाइड होगा। ये सर्कल पूरा चलता रहता है। तो इस डायग्राम से हमने क्या क्या देख लिया, देखो यहाँ पे हमने इसकी सिंथेसिस देखी, यहाँ पे हमने इसका स्टोरेज देखा, देन फिर यहाँ पर हमने इसका रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग देखा, और यहाँ पे हमने इसका कैटाबोलिज्म देखा। क्या देखा, कैटाबोलिज्म। ये आपके सब्जेक्ट में है, आपके सिलेबस में है। अब हम ये इसकी बायोसिंथेसिस, कैटाबोलिज्म, स्टोरेज और रिलीज था। देन अब हम बात करेंगे इसके रिसेप्टर के बारे में। ठीक है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ये दो टाइप के होते हैं, निकोटिनिक और मस्कैरेनिक, है ना। ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा था वहाँ, तो ये दो टाइप के होते हैं, ये एक निकोटिनिक और ये होता है मस्कैरेनिक। ये इसका स्ट्रक्चर है निकोटिनिक का, और ये किसका है, मस्कैरेनिक का। ये यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। देन निकोटिनिक रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं, NM और NN। ये NM ये फर्स्ट, और ये सेकंड NN। ठीक है। NM क्यों कहा है, N मस्क्यूलर, और निकोटिनिक मस्क्यूलर और निकोटिनिक न्यूरॉन। ठीक है। निकोटिनिक फर्स्ट वाला क्या है, मस्क्यूलर, न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन प्रेजेंट होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन में होता है। और सेकंड वाला कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और एड्रिनल मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर से क्या होता है, जब एसिटाइल कोलिन इससे बाइंड होता है तो क्या होता है, कैल्शियम आयंस की एंट्री बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे रिसेप्टर की, मस्कैरेनिक रिसेप्टर। ये कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, M1 M2 M3 और M4 M5। ठीक है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। हाँ, यहाँ इसकी हम लोकेशन देख लेते हैं। M1 क्या करता है, एक्साइटेटरी काम करता है, एक्साइटेड करता है किसी भी चीज को। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन कहाँ है, CNS पर, और गैस्ट्रिक पैरिटल सेल के ऊपर इसकी लोकेशन है। M2 क्या करता है, इनहिबिट करता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट में। M3 क्या करता है, एक्साइटेड करता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में और स्मूथ मसल्स वैस्कुलर एंडोथीलियम में। M4 कहाँ प्रेजेंट होता है, M4 CNS में प्रेजेंट होता है ना, और M5 भी CNS में प्रेजेंट होता है, पर M5 स्मूथ मसल्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब हम इसके बायोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं। ठीक है। अब ये CNS पे प्रेजेंट होता है ना, ये CNS पे प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है, इसको एक्साइटेड करता है, CNS को, M1। अब ये क्या करता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इंक्रीज कर देता है। एक्साइटेड कर रहा है मतलब इंक्रीज कर रहा है, अगर इनहिबिट करता तो क्या करता है, डिक्रीज करता, पर यहाँ क्या कर रहा है, एक्साइटेड कर रहा है तो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब M2 कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट में।
हार्ट में क्या करता है ये, इनिबिशन करता है, कार्डियक इनिबिशन। तो ये क्या करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करने का काम करता है। देन M3 कहाँ प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, एक्साइटेशन करता है। तो एक्साइटमेंट तो एंडोक्राइन ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, या एंडोक्राइन ग्लैंड में, स्मूथ मसल्स में और वेस्कुलर एंडोथेलियम में। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती है, जैसे एंडोक्राइन मतलब क्या होता है, जो कि हमें, जिसके सिक्रीशन हमें दिखते नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन। और एक्सोक्राइन मतलब जिसके सिक्रीशन हमें दिखते हैं, जैसे स्वेटिंग होती है तो हमें स्वेट दिखता है ना, लैक्राइमल सिक्रीशन, और सलाइवेशन, है ना, सलाइवरी ग्लैंड का सलाइवेशन होता है तो हमें दिखता है सलाइवा, ऐसा। तो ये क्या हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इसका क्या होता है, एक्साइटेड मतलब इसके सिक्रीशन क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। स्मूथ मसल्स क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट होती है। वेसोडाइलेशन, क्या वेसो वेसल्स का क्या होता है, डायलेशन होता है। सीएनएस के ऊपर क्या इफेक्ट करती है, मेमोरी, एरोसल, अटेंशन। और स्मूथ मसल्स आई के ऊपर भी ये इफेक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है उसे। Now comes to the classification of parasympathomimetic agents. The parasympathomimetic agents are classified on the basis of their direct or indirect action on acetylcholine receptor. Acetylcholine receptor के ऊपर दो तरह से एक्ट करती है, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक में क्या होता है कि वह ड्रग जो डायरेक्ट रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रही थी, जैसे अभी हमने देखा बायोसिंथेसिस में कि जो डायरेक्ट एसिटाइलकोलिन क्या कर रहा था, डायरेक्ट रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा था, ऐसे ही कुछ ड्रग डायरेक्ट रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, तो उससे क्या होगा, कोलिनर्जिक सिस्टम एक्साइटेड होगा, कॉज एक्साइटेशन ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम। एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग में क्या होता है, दिस ड्रग इनहिबिट द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन। क्या करता है ये, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या हो रहा था वहाँ पे, ब्रेक डाउन हो रहा था हाइड्रोलिसिस से, तो ये क्या करता है, उसको इनिबिट कर देता है, मतलब इनिबिट मतलब उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। ठीक है, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा बाय एसिटाइल कोलिन स्टेरेसिस। किसके थ्रू हो रहा था, एसिटाइल कोलिन स्टेरेसिस के थ्रू हो रहा था, एंड हेंस इंक्रीज द लाइफ ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो इससे क्या होगा, अगर इनिबिट कर देगा हाइड्रोलिसिस को, तो उससे क्या होगा, एसिटाइलकोलिन ज़्यादा टाइम तक के रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे, एंड कॉज द इंक्रीज कॉजेस इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एट द रिसेप्टर। सही वही, ज़्यादा टाइम तक के एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे, तो उससे क्या होगा, एक्साइटेशन होगा कोलिन नर्जिक सिस्टम का। ये डायरेक्ट एक्टिंग मतलब डायरेक्ट इस रिसेप्टर के साथ में ये बाइंड होंगे, जैसे डायरेक्ट इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी ड्रग, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्टिंग। और ये क्या है, डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट एक्टिंग में क्या होगा कि यहाँ पे हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है एसिटाइल कोलिन, है ना, तो इसको क्या होगा, इसके ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है, जब इसके ऊपर ये ड्रग एक्ट करेगी तो ये क्या होगा, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो इस वजह से क्या होगा, एसिटाइल कोलिन यहाँ पर रुका रहेगा। अब यहाँ पर रुका रहेगा तो ये रिसेप्टर के साथ में ज़्यादा टाइम तक के बाइंड हुआ होगा, है ना, ज़्यादा टाइम तक के जब रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो ये क्या करेगा, एक्साइटेशन होगी तो उस वजह से कोलिनर्जिक सिस्टम एक्साइटेड होगा। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स और कोलिनर्जिक ड्रग। ये तीन क्लास में डिवाइड है, डायरेक्ट एक्टिंग, कोलिन कोलिनेस्टेरेस इनिबिटर और कोलिनेस्टेरेस रीएक्टिवेटर। इनिबिटर मतलब इनिबिट करने का काम करेगी, कोलिनेस्टेरेस एंजाइम को इनिबिट करेगी, कोलिनेस्टेरेस एंजाइम को रीएक्टिवेट करेगी। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्टिंग के एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलिन, कार्बाकॉल, बेथानिकॉल, मेथाकोलिन,
ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है। कोलिन स्टेरेस इनहिबिटर में ये दो टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल। रिवर्सिबल डायरेक्ट एक्टिंग में क्या है, फाइसोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन और टेक्राइन, डोनेप्जिल, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। इनरिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग में क्या आ जाएगा, पैराथियन, मेलेंथियन, डाइक्लोरोफेंथियन, पेरोक्सोन, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। और कोलिन स्टेरेस रीएक्टिवेटर में क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रालीडॉक्सिन फ्लोराइड, ये इसके एग्जाम्पल है। ये हमने इसका क्लासिफिकेशन देख लिया। नाउ वी डिस्कस द सार ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। इसमें 3 कंपाउंड है, ए साइक्लॉक्सी ग्रुप, इथाइलिन ग्रुप, क्वाटर्नरी अमोनियम ग्रुप। ठीक है। ये 3 ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। इथाइलिन ग्रुप में क्या है, अल्फा और बीटा। ठीक है। यहाँ अमोनियम क्वाटर्नरी अमोनियम ग्रुप है। अब हम इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम क्वाटर्नरी अमोनियम ग्रुप में अगर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो हमारे एक्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन डिक्रीज द एक्टिविटी, quaternary ammonium group is required as it help in binding to the cholinergic receptor। जो quaternary ammonium group है, ये वाला ग्रुप एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। अगर हमने इस ग्रुप को रिमूव कर दिया, अगर इस ग्रुप की जगह हमने प्राइमरी या टर्शरी आपको पता ही होगा, जैसे कि एच एच एच, अगर ये क्या है, प्राइमरी, यहाँ पे आर लगा दिए, ये क्या है, सेकेंडरी, यहाँ पे आर लगा दिया तो ये क्या है, टर्शरी अमीन। अगर हमने इन उस अमोनियम की जगह पे अगर हमने ये तीनों में से कोई भी लगा दे तो हमारी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। द रिप्लेसमेंट ऑफ अमोनियम ग्रुप बाय अदर ओनियम ग्रुप लाइक सल्फोनियम फॉस्फोनियम कॉज लॉस ऑफ एक्टिविटी, क्या हो जाएगी, हमारी एक्टिविटी कम हो जाएगी। देन थर्ड पॉइंट क्या है, द मिथाइल ग्रुप ऑफ क्वाटर्नरी अमोनियम, जो हमारा क्वाटर्नरी अमोनियम के साथ में जो ये मिथाइल ग्रुप है, दिस वन, अगर इसकी जगह हमने कोई और ग्रुप लगाया, जैसे कि एल्काइल ग्रुप, लार्जर एल्काइल ग्रुप लगा दिया, जैसे एग्जांपल के लिए इन्होंने दिया डाई मिथाइल इथाइल डेरिवेटिव ऑफ एसिटाइल कोलिन इज मोर पोटेंट देन पेरेंट ग्रुप। अगर हमने यहाँ पे डाई मिथाइल इथाइल डेरिवेटिव, मतलब अगर हमने इस मिथाइल ग्रुप की जगह डाई मिथाइल इथाइल डेरिवेटिव ग्रुप लगा दिया तो क्या हो जाएगा, एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और अच्छी एक्टिविटी शो करेगा। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, अगर हमने मॉडिफिकेशन कर दिया इथिलीन ब्रिज के ऊपर तो क्या होगा, इथाइलिन ब्रिज क्या है, ये बीच वाला। अगर अब हम इस ग्रुप की बात करेंगे, अगर हमने इस ग्रुप के ऊपर कोई भी मॉडिफिकेशन करा तो हमारी एक्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारी जो इथिलीन चेन है वो क्या करती है कि हमारे जो दो कंपाउंड है, एक फ्लॉक्सी ग्रुप और एक हो गया क्वाटर्नरी अमोनियम ग्रुप, अगर हमने इन ये दोनों कंपाउंड के बीच में क्या करती है, ये डिस्टेंस मेंटेन करने का काम करती है ना, ये दोनों तरफ से इन इन दोनों की डिस्टेंस को मेंटेन करने का काम करती है। अगर हमने इस चेन को बढ़ा दिया, इस चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, फर्स्ट अल्फा और बीटा, अगर हमने यहाँ पे 3 कार्बन लगा दिए या फिर हमने 4 कार्बन लगा दिए तो क्या होगा, हमारी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अगर हमने रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द इथाइलिन ब्रिज बाय मिथाइल ग्रुप लीड टू इक्वल और ग्रेटर एक्टिविटी, अगर हमने यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप, जो ये CH2 ग्रुप, CH2H2 जो ग्रुप है H, अगर हमने इसको रिप्लेस कर दिया तो क्या होगा, हमारी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी।
On introducing alpha methyl group on the carbon alpha and beta carbon affect selectively receptor। ठीक है, ये क्या है, अगर हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग ए मिथाइल ग्रुप ऑन द कार्बन, अगर हमने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया किसी भी कार्बन पे अल्फा या बीटा पर, अफेक्ट द सिलेक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर, मतलब ये रिसेप्टर की सिलेक्टिविटी को अफेक्ट करेगी। जैसे अगर यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया, या फिर हमने यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पर CH3 लगा दिया, तो क्या होगी, ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करने में प्रॉब्लम आएगा। तो रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करने में प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, हमारी एक्टिविटी डिक्रीज होगी या फिर कोई एक्टिविटी शो नहीं होगी। एसिटाइल बीटा, एसिटाइल बी मिथाइल कोलिन, देखो यहाँ वही बात है, अगर यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे थे, मिथाइल ग्रुप लगा रहे थे तो सिलेक्टिविटी मतलब अलग अलग, जैसे अगर हमने बीटा के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगाया, ठीक है, अगर हमने बीटा पोजीशन के ऊपर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगाया, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगाया, तो क्या होगा, ये क्या शो करेगा, मस्करेनिक रिसेप्टर के ऊपर अपनी एक्टिविटी शो करेगा। जैसे ये मस्करेनिक रिसेप्टर के ऊपर एक्टिविटी शो करेगा। बट अगर हमने अल्फा कार्बन के ऊपर, ये हमारा अल्फा कार्बन है, यहाँ पर अगर हमने मिथाइल ग्रुप लगाया CH3, तो ये क्या होगा, ये निकोटिनिक ग्रुप के ऊपर, निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर अपनी एक्टिविटी शो करेगा, अलग अलग ग्रुप के ऊपर अपनी एक्टिविटी शो करेगा। देन मॉडिफिकेशन ऑफ ए साइक्लॉक्सी ग्रुप, अगर हमने ए साइक्लॉक्सी ग्रुप जो हमारा फर्स्ट वाला ग्रुप है, दिस वन, अगर हमने इस ग्रुप के ऊपर कोई मॉडिफिकेशन किया तो हमारी एक्टिविटी में क्या फर्क आएगा, ester with potency less than acetylcholine are obtained by replacing the acetyl group with higher homologous, यहाँ क्या बोल रहे हैं, ester with potency less than acetyl are obtained by replacing of acetyl group, अगर हमने यहाँ से acetyl group को रिप्लेस कर दिया, यहाँ से acetyl group को रिप्लेस कर दिया, तो क्या होगा, किससे रिप्लेस करा, ईथर, ईस्टर के साथ में अगर हमने इसे रिप्लेस करा तो पोटेंसी लेस देन एसिटाइलकोलिन क्या होगा, इससे कम पोटेंट एक्टिविटी शो होगी। और अगर हमने एसिटाइल ग्रुप के साथ रिप्लेस करा तो हायर होमोलोगस हमें मिलेगा। द मिथाइल एस्टर इज रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड बाय कोलिनेस्टरेज to choline and acetic acid to reduce susceptibility of hydrolysis carbamate ester of choline were synthesized and were found to be more stable than carboxylate ester। अगर हमने यहाँ पर कार्बामेट एस्टर ग्रुप लगाया किसके जगह पे, कार्बोक्सिलेट एस्टर की जगह पे, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल रहेगा। क्या स्टेबल रहेगा, कार्बामेट एस्टर। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कार्बामेट एस्टर, अगर हम कार्बोक्सिलेट एस्टर की जगह पे लगाते हैं तो स्टेबल रहेगा, मोर फाउंड टू बी मोर स्टेबल। और दूसरा पॉइंट क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ एस्टर ग्रुप विथ ईथर और कीटोन प्रोड्यूस केमिकली स्टेबल एंड पोटेंट कंपाउंड। अगर हमने एस्टर ग्रुप को रिप्लेस कर दिया किससे, ईथर और कीटोन से, तो वो केमिकली स्टेबल होगा और पोटेंट एक्टिविटी देगा, ज़्यादा एक्टिविटी देगा। साइक्लिक एनालॉग ऑफ ACH, द साइक्लिक एनालॉग ऑफ ACH आर द नेचुरली ऑक्यूरिंग एगोनिस्ट मस्करेनिक, पिलोकार्पिन एंड एरिकोलिन। ठीक है, और ये क्या है, साइक्लिक एनालॉग जो होता है एसिटाइलकोलिन का, ये नेचुरली एगोनिस्ट होता है मस्करेनिक रिसेप्टर के ऊपर। और हाई सेकेंड पॉइंट में है डायोक्सोलेन आर हाईली पोटेंट मस्करेनिक एनालॉग, ये इसका एग्जांपल है डायोक्सोलेन, ये पोटेंट होता है मस्करेनिक एनालॉग के ऊपर।